संजय कुलकर्णी जी, सीधे आपके पास आते हुए, जीडी बख्शी जी ने जहां से अपनी बात छोड़ी है वहीं से आगे बढ़ेंगे। अगर हम चुनौतियों की बात करें तो भारत के 5 राज्यों की सीमा बांग्लादेश से जुड़ती है। 4000 किलोमीटर से ज्यादा ये जमीनी सीमा है, जिसमें 5 राज्य असम है, पश्चिम बंगाल है, मिजोरम है, मेघालय है, त्रिपुरा है। ऐसे में हिंदुस्तान के लिहाज से जो चुनौतियां खड़ी हैं उससे निपटने के लिए किस तरह की तैयारी आप देख रहे हैं? क्योंकि कट्टरपंथी ताकतें वहां पर अपनी ताकत को बढ़ा रही हैं, जो हिंदुस्तान के लिए एक अलग चुनौती आगे आने वाले वक्त में प्रस्तुत करने वाली हैं। चित्रा जी धन्यवाद। मैं कहूँगा ये 4096 किलोमीटर का जो बॉर्डर है भारत का बांग्लादेश के साथ, इसको सील करना सबसे बड़ी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वो बहुत जरूरी है। जब वो सील हो जाएगा, क्योंकि इसमें तकरीबन 1000 किलोमीटर के आसपास बॉर्डर है बंगाल के साथ, तो ये बहुत जरूरी है। और ये नहीं कहेंगे कि जरूर फेंसिंग है, पर आप देखेंगे कि जो फेंसिंग है उनकी तरफ काफी जो अंडरग्रोथ है बहुत ज्यादा है, तो इन्फिल्ट्रेशन होने का खतरा है। रिवराइन टेरेन्स है, कहीं ना कहीं से भी इन्फिल्ट्रेशन हो सकता है। तो उसको मद्देनजर रखते हुए हमने यकीन करना है कि किसी प्रकार से भी वहां से लोग हमारे यहाँ पे ना आए। अब सीए के द्वारा जो हिंदू हैं वहां पर और उनके बरखिलाफ अगर किसी प्रकार की जो कार्रवाई अभी हो रही है, आप देखिए कि अपना उन्हीं का जो क्रिकेटर हिंदू था उसी के घर को उन्होंने जला दिया, दास के घर को जला दिया। बाकी जो क्रूरता के द्वारा जिस प्रकार से हिंदुओं को मंदिर जलाए जा रहे हैं, जिस प्रकार से अवामी लीग के घर और होटल्स जलाए जा रहे हैं, तो ये देखने को मिल रहा है कि अब हो सकता है, क्योंकि बांग्लादेश जो है वो पोलराइज कंट्री है। पोलराइज यानी कि 30% लोग अवामी लीग के साथ खड़े हैं, 30% लोग बीएनपी के साथ खड़े हैं और 30% लोग इस्लामिक जमायत इस्लामी और बाकी है। तो आप समझ सकते हैं कि तकरीबन 60% लोग बांग्लादेश के अंदर वे एंटी इंडिया फीलिंग के साथ हैं। जमायत इस्लामी जैसे स्पीकर ने बताया, ये सारे के सारे ये आईएसआई से ही मोटिवेटेड है और उसके द्वारा पाकिस्तान जो है 1971 से लेकर के आज तक जो उसका मंशा रही है टू ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स, और उसको लेकर के जिस प्रकार से बांग्लादेश के अंदर वो देखना नहीं चाहता कि भारत का वर्चस्व रहे, भारत की दोस्ती बांग्लादेश से बनी रहे। यही कारण है कि पाकिस्तान ने उसके द्वारा, और आज पाकिस्तान चीन की भी मंशा उसी के द्वारा पूरी कर रहा है, क्योंकि चीन भी चाहता है कि किस प्रकार से, और हम लोग कहते जरूर है कि शेख हसीना हमारे साथ रही, हम उनके साथ है, पर आपको याद होगा और जैसे बताया गया कि अभी जो उनके चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ है वो शेख हसीना के रिश्तेदार है, लेकिन 80% मिलिट्री इक्विपमेंट जो आर्म फोर्स बांग्लादेश में है वो चीन से आता है। चाहे वो फाइटर एयरक्राफ्ट आते हैं, चाहे टैंक्स आते हैं, चाहे सबमरीन आते हैं, चाहे फ्रिगेट्स और वॉरशिप्स आते हैं, सारे के सारे चीन के द्वारा आते हैं। चीन किसी प्रकार से भी, जिस प्रकार से चीन ने पद्मा नदी के ऊपर $3 बिलियन का पुल बनाया है, रेलवे लाइन बिछा रहे हैं, तो चीन अपना वर्चस्व चाहता है और जिस प्रकार से स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स को लेकर के भारत के पूरा घेरने की कोशिश कर रहा है, उसमें पाकिस्तान उसकी मदद कर रहा है। और उधर सेंट मार्टिन जो आइलैंड है उसको यूएसए चाहता है, और वो आइलैंड उनको नहीं मिला तो उन्होंने भी सोच लिया कि तख्ता पलट करना जरूरी है, क्योंकि एक सरकार जो है वो उनके हिसाब से लोकतंत्र नहीं है। तो ये सब देखते हुए ये रश होगा, रेफ्यूजीज का रश होगा, जैसे बख्शी साहब बता रहे थे। 71 में 10 मिलियन लोग आए, तो अभी तो हम बिल्कुल भी, रोहिंग्या इतने सारे आने को तैयार है। आपने खुद देखे कि रोहिंग्या जम्मू कश्मीर से लेकर के केरला तक फैल गए हैं। तो ये जो है, और इनको अमेरिका ने तकरीबन $1.2 बिलियन अमेरिका ने बांग्लादेश को दिए, इनको बांग्लादेश में सेटल होने के लिए। और आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से बाहर की ताकतें बांग्लादेश के अंदर प्ले कर रही है। इससे भारत को जबरदस्त खतरा है। बिल्कुल, बाहरी और आंतरिक दोनों ही तरफ से खतरा यहां पर भारत के सामने पैदा हो रहा है, उससे निपटने की बड़ी चुनौती होगी। डॉक्टर दीपक बोहरा जी, अब सीधे आपके पास आते हुए मैं चाहूंगी वो जरा मैप भी हम दिखा दें, जिसके जरिए हम बता रहे हैं कि आसपास किस तरह से हिंदुस्तान तमाम तरह की चुनौतियों का सामना कर रहा है। पाकिस्तान में किस तरह से सेना प्रमुख के साथ मिलकर वहां के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उन लोगों के हमेशा पाकिस्तान का तो चरित्र ही रहा है। चीन के बारे में लगातार हमारे गेस्ट बता रहे हैं। इसके अलावा म्यांमार में पूर्वोत्तर से लगातार वो चुनौती पैदा करने की कोशिश कर रहा है। आप नेपाल में देखें, हाल ही में वहां पर सत्ता परिवर्तन हुआ है, किस तरह के हालात बने। श्रीलंका में भी हमने देखा था किस तरह से प्राइम मिनिस्टर आवास में घुसकर वहां पर कितनी विचलित कर देने वाली तस्वीरें निकलकर
सामने आई थी। हालांकि वहां के हालात बिल्कुल अलग थे। मालदीव को लेकर भी अक्सर अलग अलग तरह के बयान सामने आते रहते हैं और बांग्लादेश में जिस तरह की मौजूदा परिस्थिति बनी हुई है, इसमें अमेरिका के अपने इंटरेस्ट, चाइना के अपने इंटरेस्ट और पाकिस्तान तो लगा ही हुआ है लगातार वहां के जरिए हिंदुस्तान के भीतर अस्थिरता पैदा करने के लिए। दीपक बोहरा जी, सीधे आपके पास आते हुए, इन चुनौतियों से निपटने के लिए हिंदुस्तान की क्या तैयारी देख रहे हैं आप? हमारी मैं आपके चैनल में बहुत कुछ सीखता हूँ। एक शिकायत भी है, आप इतने सारे जनरल साहिबान को बुलाती हैं जिनकी जानकारी मुझसे कहीं ज्यादा है। नेवरदलेस थोड़ा सा नर्वस हूँ। मैं बता देता हूँ, 3 चीजें मैंने नोट की। सबसे पहली, बांग्लादेश की फौज ने उन्हें शेख हसीना को देश छोड़ने की इजाजत दे दी थी। अगर वहां पे गिरफ्तार करके रखते, स्थिति और गंभीर होती। दूसरा, भारत ने उनको भारत में आने की इजाजत दी। ये नहीं है कि प्लेन उड़ जाता है और हमारी टेरिटरी में आ जाता है, हमारी एयरफोर्स स्क्रैम्बल करके हिंसा हो सकती थी, हमने इजाजत। तीसरी, ये चीज आप नोट करिए, 57 इस्लामिक देश हैं, शेख हसीना भारत आई है, उन देशों में नहीं गई है। इससे ज्यादा मैं क्या कह सकता हूं। जो भारत की ओपननेस है, अपने आप को यहाँ बहुत महफूज वो महसूस करती हैं। अब बांग्लादेश से रेफ्यूजीज पहले भी आए हैं, श्रीलंका से आए हैं, नेपाल से आए हैं, म्यांमार से आए हैं, मालदीव से लोग आए यहाँ पर, सब यहाँ पर भारत में आके बचा। तो ये हमारी परंपरा है। अब ये क्यों हुआ है, ये सही है मैम कि अप्रैल के महीने में वो ब्लिंकी शिंकी साहब जो हैं अमेरिका के जो विदेश मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि इलेक्शन बड़े खराब हुए, वहां पे ये हुआ वो हुआ, और शेख हसीना ने जवाब ये दिया था कि टाइगर ज्यादा मत बोलो, आपकी डेमोक्रेसी तो अटलांटिक महासागर तक ही है, उसके बाद तो आप सरकार की जो तख्ता है उसको पलटने की कोशिश करते हैं। अब मैम ये कहना कि भारत पर इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा, ये होगा वो होगा, मैम बांग्लादेश में जब ये श्रीलंका में जब ये हो रहा था मैंने यही सुना था, मालदीव में हो रहा था यही सुना था, नेपाल में जब माओवादी जब आंदोलन जब मैंने यही सुना था, म्यांमार में मैंने यही सुना था, भूटान में जब कुछ होता मैं यही सुनता हूँ, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। कुछ नहीं होने वाला। हमारी ब्रांड इक्विटी बांग्लादेश में बहुत गहरी है, हमारी इन्वेस्टमेंट्स है, हमारे लोन है, उनके लोग यहाँ पढ़ते हैं, हमारे लोग वहां पढ़ने को जाते हैं। मैं इतना जरूर बताता हूँ, हमें ध्यान से देखना पड़ेगा क्या होगा। शेख हसीना तो यहीं रहेगी, शायद बीमार हो जाएंगी, अस्पताल में ट्रीटमेंट के लिए जाएंगी। शांति जब वहां पर कायम हो जाएगी फौज के इंटरवेंशन के साथ, हमारी मिलिट्री टू मिलिट्री रिलेशनशिप बहुत अच्छी है। अब जो हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, हमारी जो प्रॉपर्टी को सीज किया जा रही है, मैंने अपने करियर में पहले भी देखा है। मैंने इसको सूडान में देखा है, मैंने इसको जिम्बाब्वे में देखा है, मैंने इसको गेबॉन में देखा, मैंने इसको इथियोपिया में देखा। जब कोई इजिप्ट में देखा, जब कोई लीडर बहुत देर के बाद जाता है तो जो लोग नाराज होते हैं, उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी, ऑफिशियल प्रॉपर्टी, उसके पार्टी के लोगों पर हमला करते हैं। कुछ देर के बाद ये शांति हो जाएगी। बांग्लादेश को मालूम है मैम, 30 करोड़ बंगाली उस तरफ रहते हैं बॉर्डर के और इस तरफ रहते हैं, उनको मालूम है, बांग्लादेशियों को अपने दिल में उनको मालूम है, उनका सबसे अच्छा दोस्त भारत है। लेकिन मैत्रीपूर्ण संबंध जिसकी चर्चा बार बार हो रही है, अगर कट्टरपंथी ताकतें वहां पर मजबूत होंगी तो फिर वो किस तरह से आगे बढ़ेगा? महत्वपूर्ण बात आपकी ओर से कही गई है। कुछ और सवाल है, मैं फौरन आपके पास आऊंगी, लेकिन उसके पहले रविंदर सचदेव जी भी बहुत देर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक उनकी टिप्पणी ले लेती हूँ। रविंदर जी, अब आपके पास आते हुए, जैसा कि दीपक बोहरा जी ने कहा है कि हमारे संबंध शुरू से ही बहुत मजबूत रहे हैं, 1971 से लेकर आज तक की अगर परिस्थितियों में भी देखें तो हिंदुस्तान किस तरह से बांग्लादेश के साथ हमेशा खड़ा रहा है। लेकिन पाकिस्तान, चाइना, अमेरिका के इंटरेस्ट जिस तरह से बांग्लादेश को लेकर बढ़ते हुए चले जा रहे हैं, शेख हसीना ने उस पर लगाम लगाई थी, भारत के साथ संबंधों को हमेशा उन्होंने तरजीह दी थी। लेकिन बदली हुई परिस्थितियों में ये संबंध क्या उस तरह से रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे, बट रह नहीं पाएंगे। देखिए, डिप्लोमेसी में और देशों के रिश्तों में मैं बहुत बार कहता हूं कि केवल 2 तरीके के लोग हैं, फ्रेंड्स एंड पोटेंशियल फ्रेंड्स। हमारा जो दुश्मन भी है ना, कल भी वो हमारा दोस्त हो सकता है। तो भारत यस अपनी पॉलिसी स्टेबल रखेगा, मैच्योर वे में रखेगा बांग्लादेश के साथ, बट फिलहाल में बांग्लादेश में जो टर्मोइल हो रहा है वो क्लियर कट इंडिया के इंटरेस्ट के खिलाफ जा रहा है। स्पेशली आप उधर देखें तो नॉर्थ ईस्ट में जो हमारे एक्सट्रीमिज्म चल रहा था वो रुक गया था, क्योंकि उनको सैंक्चुरी नहीं मिल रही थी बांग्लादेश में। वहां वो थोड़े ढीले होंगे, पूरा हमारा नॉर्थ ईस्ट वो भभक सकता है। तो खतरे अलग अलग टाइप के हैं, बट यस पॉइंट इज की बांग्लादेश विल आल्सो लर्न भारत के साथ काम करने में। आप मालदीव्स को भी देखिए, बड़ा कुछ का ये वो, बट वर्किंग रिलेशनशिप आ जाती है देशों में, राइट। नेपाल भी जो भी करता है तो भारत की वर्किंग रिलेशनशिप उनके खुद के इंटरेस्ट में वो आएगी, बट हमारे कोर इंटरेस्ट पे डेफिनेटली पड़ेगा। मैं एक अलग आपको एंगल दिखाता हूं। भारत की बड़ी हमने इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स बना रखे हैं टूवर्ड साउथ एशिया, म्यांमार, लाओस, कंपूचिया को जाते हुए, हाईवे,
मीकॉन्ग इंडिया इकोनॉमिक कॉरिडोर इत्यादि, इलेक्ट्रिक ग्रिड की पावर शेयरिंग के हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, प्लान में है या कुछ चल रहे हैं, वो सब रुक जाएंगे। क्योंकि बांग्लादेश से हमारा जो कनेक्टिविटी है और चाइना के इंटरेस्ट में है डेफिनेटली, और पाकिस्तान के भी, इंडिया को ब्लॉक करेंगे ये लोग, ताकि हमारा एक्सेस ईस्ट की तरफ फिजिकल कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेड इत्यादि ओवर लैंड ना बन पाए। तो एक तो वो डेफिनेट इंपैक्ट आएगा। मीडियम टर्म में हो सकता है रिश्ते इतने ही अच्छे हो जाएं या बैलेंस में आ जाएं कि वो प्रोजेक्ट्स चले, बट उनमें जरूर अड़चने डाली जाएंगी बाय बांग्लादेश स्पेशली, एंड ऑल्सो चाइना के द्वारा नज करते हुए और पाकिस्तान के द्वारा नज करते हुए। तो ये चुनौतियां आएंगी। और बाकी सारे हमारे एमिनेंट वाइज कोलीग्स ने कहा है। एक पॉइंट और मैं छोटा सा कहूंगा शेख हसीना के बारे में, कि इंडिया में या कहीं भी इनका लंदन जाने की जो बातें चल रही हैं, श्योर जा सकती है, इनकी सिस्टर वहां पर है, उसकी बेटी तो मेंबर पार्लियामेंट है, उनकी पार्लियामेंट में लेबर की, इनके बैंक अकाउंट्स होंगे वहां पे। पाकिस्तान और बांग्लादेश के जितने टॉप पॉलिटिशियंस हैं, सबके बैंक अकाउंट्स हैं, प्रॉपर्टीज है लंदन में एंड दुबई में एंड न्यूयॉर्क में। ब्रिटेन में इसको प्रॉब्लम ये हो सकती है कि वहां पे बहुत सारा बांग्लादेशी डायस्पोरा है जो कि इसके खिलाफ भी था। तो जिस भी घर पे या होटल में रहेंगे ना, उसके बाहर कोई ना कोई बवाल करने के चांस होते हैं। तो ब्रिटेन जब डिसाइड करेगा जिस भी हिसाब से वीजा या असाइलम देने का, आई थिंक वो खुद कैलकुलेट करेंगे कि वो अपनी धरती पे कितना इस तरह का चाहते हैं। दुबई कंपैरेटिवली, लॉ दुबई में कोई डेमोन्स्ट्रेशन नहीं हो सकती, राइट? तो दुबई कंपैरेटिवली कैन बी अ मच मोर कंफर्टेबल मेरे ख्याल से, अगर वो बाहर जाने का करती हैं। और अदरवाइज अटकलें चल रही हैं फिनलैंड, बेलोरसिया वगैरह। बट मेरे विचार से ये दो आइडियल डेस्टिनेशंस दिखती हैं। लेकिन भारत को लेकर, क्योंकि इसके पहले हमने 1975 में भी मुजीबुर रहमान की हत्या के बाद देखा था किस तरह से वो हिंदुस्तान कई बार भारत ने उनको सपोर्ट किया है, कई बार वो रही भी हैं यहाँ पर। भारत के मद्देनजर क्या ये फैसला हिंदुस्तान के लिए मुश्किल भरा हो सकता है, या आपको लग रहा है कि अगर वो शरण मांगती हैं तो फिर देना होगा, या भारत मना भी कर सकता है? चित्रा जी, इसमें दो स्कूल ऑफ थॉट आ रहे हैं, जैसे आप भी देख रही होंगी। एक स्कूल है कि भाई यस, हमें अपने फ्रेंड के साथ बिल्कुल खड़ा होना चाहिए और उन्हें देना चाहिए। दूसरा स्कूल है नहीं, हमें मैनेज करना चाहिए, दोस्ती रखनी चाहिए, कुछ देना चाहिए। मैं मेरे ख्याल से दूसरे स्कूल में हूं। मेरे विचार से उन्हें या हमें अभी लॉन्ग टर्म नहीं देना चाहिए शरण, क्योंकि अभी बांग्लादेश में इमीडिएट एक तो है 6-8-10 हजार जो हमारे इंडियन है सिटीजन्स, राइट? तो ये मिक्स हो जाएगा ना, एंटी इंडिया, एंटी शेख हसीना, वो टारगेट किए जाएंगे इमीडिएट में शायद, क्योंकि इसको कोलेट और इंडिया आउट, एंड इंडिया के लिए बड़ी हेट्रेड इन्होंने जमा कर रखी है। तो शेख हसीना अगर यहाँ रहेगी तो इमीडिएट में तो एक वो खतरा है, हमें वो मैनेज करना है कि हमारे 8-10 हजार निकले, और ऑल्सो ऑफ कोर्स इंडिया के रिलेटेड जो कि हिंदू है माइनॉरिटी वहां पे, उन पे अटैक्स ना हो, दैट्स वन।